हाँ बच्चों, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस की तरंगिकाओं का सिद्धांत हम लोग देख चुके, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का भी सिद्धांत देख चुके। अब हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या देख रहे हैं। तो चलिए बेटा, इसमें क्या करा गया, हाइगेंस साहब ने कुछ ऐसे सोचा कि एक उन्होंने परावर्तक पृष्ठ लिया। परावर्तक पृष्ठ का मान लीजिए नाम हम लोग दे दें Z और इसमें जो प्रकाश स्रोत है उसको उन्होंने अनंत पर माना कि अनंत पर कहीं पर प्रकाश स्रोत है। तो अब वहाँ से जो प्रकाश की किरणें चलेंगी वो कुछ ऐसे चल रहे थे एक दूसरे के समांतर। अतः हमें पता है कि तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। जब किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो जो तरंगाग्र होगा वो समतल होगा, और जब प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का होता है और उसके आसपास ही पूछ रहे होते हैं तरंग मतलब वेव फ्रंट कैसा है, तो उस समय पर जो मिला करता है वो गोलाकार होता है। और अगर रेखीय है राड जैसा, जैसे राड जल रहे होते हैं, तो उसके चारों तरफ जो तरंगाग्र मिला करता है वो बेलनाकार मिलता है। तो तरंगाग्र मुख्यतः 3 प्रकार से मिलते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ तक हम समझें। तो यहाँ जो तरंग स्रोत है वो अनंत पर है तरंग स्रोत, और वहाँ से जो तरंगें चल रही हैं कुछ ऐसे चल रही हैं और यहाँ पर जाकर पड़ी। मान लो ये बिंदु ए से टकराई, उस टाइम पर जो दूसरी तरंग थी ये इस पॉइंट पे थी, मान लीजिए इसको हम ए मान लीजिए, ये और ये बी मान लीजिए, ऐसे करके थी। अब जैसे यहाँ टकराए, इस पे से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलेंगी जो प्रारंभिक वेग से, इसका मतलब अगर इसका प्रारंभिक वेग v है तो इसका भी प्रारंभिक वेग v होगा, ऐसे चलेंगे। क्योंकि हम हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पे पढ़े हैं कि तरंगाग्र में उपस्थित सभी कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, उससे द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं जिनकी चाल प्रारंभिक या प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल के बराबर होता है। इसका चाल अगर v है तो इसकी भी चाल v होगी। अब हम लोग क्या करें, ये भी ऐसे करके यहाँ से टकराई, मान लीजिए इसको हम दे दें A', यहाँ से भी द्वितीयक तरंगिकाएँ निकली और वो कुछ ऐसे करके चली गई। द्वितीयक तरंगिकाएँ निकली जो इस कंडीशन पर कहीं। चलिए ठीक है, यहाँ से हमने लंब डाला था बेटा, यहाँ से ऐसे करके हम लोगों ने लंब डाला। ऐसे इस पर यदि एक हम लोग लंब डालते डैश डैश करके, ये लंब डाल दिए थे, तो अब जैसे लंब डालते हैं, जैसे ऐसे करके रेखा, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में हो जाती है बराबर, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में हो जाती है बराबर। अब यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है और ये दूरी है इधर बराबर है, मतलब यहाँ से चल के यहाँ तक की, यानी द्वितीयक तरंगिकाओं की ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, मान लो B डैश, A से B डैश की दूरी और इधर B से A डैश की दूरी ये आपस में बराबर होगी। क्योंकि जितने टाइम में द्वितीयक तरंगिकाएँ A से B डैश तक जाएंगी, उतने ही समय में प्राथमिक तरंगिकाएँ B से A डैश तक जाएंगी। चूँकि दोनों की चाल सेम है, समय दोनों का सेम आ ही रहा है, तो अगर चाल सेम है, समय भी सेम है, तो दूरी भी सेम होती है। इस प्रकार हम लिख सकते थे कि जो B A डैश है, यानी ये प्राथमिक तरंगिकाओं की दूरी बराबर जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, या इसकी दूरी यहाँ सूत्र लगा दो, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो तुम लोग को और समझ में आ जाए। दूरी वाला सूत्र होता है चाल गुणे समय। अब प्राथमिक तरंगिकाओं की यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं निकाल रहा हूँ, तो मैं कुल मिला के दूरी की जगह लिख रहा हूँ B A डैश बराबर चाल थी v, समय लगा t। इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग लिख लें, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यानी A से B डैश की दूरी है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से इससे यहाँ रखना है, तो चाल v थी, द्वितीयक तरंगिकाओं की भी चाल v है और यहाँ से यहाँ तक जाने में t ही समय लगा है, तो ये vt हो गया। तब हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका B से A तक की दूरी है वो बराबर A से B तक की दूरी है। इसको समीकरण फर्स्ट मानना है। चलिए ठीक, अभी कुछ समय के लिए चलिए फिलहाल तुम लोग हेडिंग डालो, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं से परावर्तन की व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बोर्ड के यूपी बोर्ड के
रिकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें लिख लीजिए माना, माना थोड़ी लिखो, माना एक परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है जिस पर माना एक परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है जिस पर आने वाली समांतर किरणें तिरछा आपतित होती हैं, तिरछा आपतित होती हैं। जिस क्षण लिखे होंगे, जिस क्षण पोस्ट में लिख लेना, माना t बराबर 0 पर तरंगाग्र पृष्ठ के बिंदु A से A पर, ऐसा लिखो, A पर पड़ता है, जिस क्षण माना t बराबर 0 पर तरंगाग्र पृष्ठ के, ये पृष्ठ जेड जेड है, बिंदु A पर पड़ता है, A ये है, A पर पड़ता है, वह द्वितीयक तरंगिकाएं तो द्वितीयक तरंगिकाएं प्राथमिक तरंगिकाओं के वेग v से निकलती हैं। तथा A से B डैश तक जाती हैं, उतने ही समय, पोस्ट में लिख लेना t सेकेंड में, उतने ही समय में प्राथमिक तरंगिकाएं B से A डैश तक जाएंगी। तब ये उतारे, लिख लिया बच्चों, माना एक परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश है, बाकी ये लिखना था। हमने बोला था जिस क्षण माना t बराबर 0 पर, मान लो यहाँ से टाइम हमें स्टार्ट करना, चेक करना है। जब यहाँ जैसे ये तरंगाग्र आया, इस पर टकराया, अब हम टाइम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये तरंगाग्र गिरा था, तरंगाग्र पृष्ठ के बिंदु A पर पड़ता है, जैसे पड़ा, द्वितीयक तरंगिकाएं निकली। द्वितीयक तरंगिकाएं जब निकली यहाँ से, तो हमने लिखा द्वितीयक तरंगिकाएं प्रारंभिक तरंगिकाओं के वेग से निकलती हैं, ये हमें पता है क्योंकि हमने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ के रखा है। उसमें बताया गया था दूसरे तथ्य पर कि द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखा है प्राथमिक तरंगिकाओं के वेग v से निकलती हैं तथा A से B डैश तक जाती हैं, ये लिखा है। यहाँ पर पढ़ी और द्वितीयक तरंगिकाएं निकली और द्वितीयक तरंगिकाएं A से B डैश तक पहुँची उतने ही समय में। जब यहाँ पढ़ी थी तो हमने टाइम 0 माना था। अब फिर यहाँ से यहाँ तक जितने समय में गए उतने ही समय, मान लो उस समय को हमने t मान लिया। द्वितीयक यहाँ से अभी ये प्राथमिक तरंगिका ही आ रहे थे, ये अब ये प्राथमिक तरंगिकाएं बिंदु B से A डैश तक पहुँचे, ये मैंने लिखा है। तब दूरी बराबर चाल गुणे समय, यहाँ आप सूत्र लगाएं इसी प्रकार ये लगाए, तो ये वाली दूरी निकाल लें, ये वाली दूरी निकाल लें, दोनों की दूरी VT आएगी। अब अगर हम इनकी तुलना कर दें तो ये वाली दूरी आपस में बराबर। चलिए ठीक, अब इधर देखते हैं। यहाँ से खींच लिया जाए लंब,
ये लंबा है, इधर ये लंबा, किस पर? पृष्ठ पर लंबा, ऐसे करके खींच लीजिए। ये पृष्ठ पर हमने लंब खींचा और ये आपतित किरण है, इसका मतलब इसको आई कहें। इसी तरह ये अभिलंब है, इसको आर कहें। अब थोड़ी मेरी बात समझें बच्चों, मेरी बात समझें। ये मैं इसे मिटा दे रहा हूँ थोड़ी बात समझाने के लिए अपने। चलिए अब देखिए, एक किरण ये थी, दूसरी किरण ये थी, ये ऐसे करके लंब था, ये ऐसे करके लंब था। ये यहाँ पर एक पृष्ठ है, ये वाला, यहाँ बिंदु ए लिखा है, सबको दिख रहा है? हाँ चलिए ठीक। यहाँ से मैंने एक लंब डाला और इसको मैंने कह दिया आई, ठीक। तो और ऐसे करके ये किरण गई, ये वाला जो पृष्ठ है ये डैश डैश करके चित्र में दिखाया गया, ऊपर गौर से देखिए आप, ये डैश डैश करके दिखाया गया, यहाँ भी यहाँ लिखा, और ये किरण ऐसे करके गई है। तो आप देखें गौर से कि अगर ये 90 है तो ये 90 है, अगर इधर आई है तो इधर आपका 90 माइनस आई है। नहीं आ रही बात समझ? अच्छा ठीक है, इसको हटाओ, इससे समझें। ये 90 तो ये 90, क्योंकि समांतर किरणें हैं, दो समांतर किरणों के अंतर कोणों का योगफल 90 अंश होता है। अगर यहाँ 90 तो ये 90। चलिए ठीक। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो कोण बना है, ये वाला कोण, ये है आपका आई। यहाँ कोण कितना होगा? पूरा है 90, तो इधर होगा 90 माइनस आई। चलिए ठीक। अब मुझे बताओ कि ये भी तो 90 अंश है, ये अभिलंब खींचे थे ये, और इधर अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पृष्ठ के साथ भी 90 अंश है, ये पूरा है आपका 90, और इधर का कोण है 90 माइनस आई, तो घटा दिया जाए तो इधर का कोण, मान लो ये कोण यक्स है, तो यक्स के बराबर लिखा जाए, तो यक्स बराबर भी आई आ जाता है। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो ये कोण भी आई होगा, ये कोण भी आई होगा, यहाँ के साथ जो ये कोण यक्स माने थे ये भी आई के बराबर। अरे आया नहीं आया? फिर से एक बात देख लें, ये 90, ये 90, मैंने कहा यहाँ से लंब डाल दो, लंब ये वाला है, तो अगर ये आई है तो ये, चूँकि ये 90 था इतना सा कोण, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, चूँकि ये भी 90 है तो इधर फिर से आई आ जाएगा, खत्म आई। अच्छा ठीक है, ये आई, इस तरह ये आर, तो इधर अगर हम ये लंब के साथ देखें, ये जो डैश डैश करके मैंने खींचा है इसके साथ देखें तो ये आर है। चलिए ठीक। अब हम लोग चित्र से इधर लिखें, चित्र से और चित्र से लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू लिख लिया जाए। ए बी ए डैश, वह एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ए बी डैश ए डैश में से, इनमें से देखो एक त्रिभुज आपका ये है, इतना सा एक त्रिभुज ये है, तो आप देखिए जो कोण ए बी ए डैश है, और इधर आप कोण देखिए ये वाला 90 अंश, कोण ए बी डैश ए डैश बराबर 90 अंश। दूसरा, ये समीकरण आपने जो फर्स्ट माना था, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो बी ए डैश है, यानी बी से ए डैश है, ये वो बराबर है ए से बी डैश, और ये लिख देना समीकरण फर्स्ट से। तीसरा, ए डैश बराबर लिखा जा सकता है ए डैश, ये आप लिख लेना उभय निष्ठ, और ये आपकी रचना से था। तब हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जो कोण आई है वो कोण आर के बराबर है। अगर कोण आई कोण आर के, यदि कोण आई कोण आर के बराबर है तो हम यही परावर्तन के नियम में पढ़ के आए हैं, परावर्तन के नियम। तो तब अर्थात करके हम लोग कुछ निष्कर्ष लिख लें। पहला नंबर कि यही कोण आई यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, तो हम लिख लेंगे ऐसे कि यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम में शायद मैंने तुम लोगों को लिखवाया था। और इसमें आप देखिए जो ये वाली किरण है जिसको हमने प्राथमिक तरंगिका कहे थे और इसको द्वितीयक तरंगिका कहे थे, और ये अभिलंब था। प्राथमिक तरंगिका, द्वितीयक तरंगिका और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर हैं, जो परावर्तन का प्रथम नियम है। इस प्रकार हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का उपयोग करके परावर्तन की व्याख्या की जा सकती है।
या की जाती है। क्या बच्चों बात समझ में है? यहाँ तक आपको लिखने के बाद, भाई यहाँ तक लिख लिए थे, इसके बाद चित्र से आप चित्र बनाते, ये पूरा लिखते। चित्र बनाने के बाद जब यहाँ लिख जाओ तो इसके नीचे 2 पॉइंट आपको लिखना है। पहला तो आपको ये लिखना है कि चूंकि कोणाई कोणार के बराबर है, जो परावर्तन का द्वितीय नियम है। फिर आप चित्र से लिखेंगे, चित्र से कि प्रारंभिक तरंगिका है, द्वितीयक तरंगिका है और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब एक ही तल पर है, जो परावर्तन के प्रथम नियम को स्पष्ट करता है। इस प्रकार हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का उपयोग करके परावर्तन की व्याख्या की जाती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। कल हम लोग हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं की से अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। फिलहाल आज इसी को ही आप लोग कंप्लीट करिए और पीछे की वीडियो भी देख के पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करते जाइए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।